रश्क कहता है कि उसका गैर से इखलास हैफ। अक्ल कहती है कि वो बेमहर किसका आशना। ये दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 42 है। आइए इसको पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले शेर में वो कहते हैं कि रश्क कहता है कि उसका गैर से इखलास हैफ। अक्ल कहती है कि वो बेमहर किसका आशना। ज़र्रा ज़र्रा सागरे में खानाए नैरंग है, गर्दिश मजनू बचश्मक हाय लैला आशना। शौक है सामा तराज नाजिश अरबाब अज्ज, शौक है सामा तराज नाजिश अरबाब अज्ज, ज़र्रा सहरा दस्तगाह ओ कतरा दरिया आशना। मैं और एक आफत का टुकड़ा वो दिले वहशी की है, मैं और एक आफत का टुकड़ा वो दिले वहशी की है, आफियत का दुश्मन और आवारगी का आशना। शिकवा संजय रश के हम दीगर न रहना चाहिए, शिकवा संजय रश के हम दीगर न रहना चाहिए, मेरा जानू मोनिस और आईना तेरा आशना। कोहकन नकाशे यक तिमसाल शीरी था असद, कोहकन नकाशे यक तिमसाल शीरी था असद, संग से सर मार कर होवे न पैदा आशना। तो पहला शेर देखते हैं कि रश्क कहता है कि उसका गैर से इखलास है, अक्ल कहती है कि वो बेमहर किसका आशना। तो इसके अंदर रश्क और अक्ल की बात की गई है। रश्क मीन्स द फीलिंग ऑफ जेलसी और एनवी, राइट। तो वो एक इमोशनल स्टेट है, और अक्ल मीन्स योर विजडम, राइट। तो इस शेर के अंदर गालिब साहब की जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग ऑफ जेलसी है और जो विजडम है, राइट। तो रश्क और अक्ल के बीच के अंदर एक कश्मकश चल रही है, एक तकरार चल रही है। तो उनकी जो, अब ऑब्वियसली गालिब साहब आशिक हैं, तो महबूब किसी और की तरफ अफेक्शन दिखाए, किसी और को प्यार करे, किसी और के साथ इखलास रखे, वो उनको मंजूर नहीं है। वो उससे उनको जलन होती है। तो पहली लाइन उसको डिस्क्राइब करती है, और दूसरी लाइन उनकी अक्ल जो है, उनका रैशनल माइंड जो है, उनको उनकी विजडम उनको क्या कह रही है वो डिस्क्राइब करती है। तो इखलास का मतलब होता है प्योरिटी, अफेक्शन और सिंसेरिटी। और जो हैफ वर्ड इसके अंदर इस्तेमाल किया गया, इट्स जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ इनजस्टिस। और बेमहर का मतलब है अनकाइंड, या जिसके पास मेहर ना हो। और आशना इज़ लाइक ए फ्रेंड और समबडी यू आर इंटीमेट विद। तो उनका रश्क क्या कह रहा है? रश्क कहता है कि उसका गैर से इखलास है। जो उनकी जेलसी की फीलिंग है वो ये उनको कह रही है कि जो उनका महबूब है उसका गैर से इखलास है, कि अफसोसन उसका गैर के साथ इखलास है। गैर के साथ, गैर मतलब कोई दूसरा आदमी, उनका रकीब जिसके साथ उनकी इश्क में राइवलरी है, तो उसके साथ कहते हैं कि वो प्यार करती है। मेरा रश्क, मेरी जेलसी मुझे ये कह रही है। और मेरी अक्ल मुझे क्या कह रही है? अक्ल कहती है कि वो बेमहर किसका आशना, राइट। अक्ल मुझे कहती है कि वो इतनी बेमहर है कि वो किसी की दोस्त नहीं बनती, वो किसी के साथ प्यार नहीं करती, वो किसी के साथ को काइंडनेस शो नहीं करती। तो इस गैर को के साथ इखलास कैसे करेगी वो, या? तो ये कश्मकश उनके जेलसी और विजडम के बीच में चल रही है, राइट। तो इसके अंदर देखें, वो बातों बातों में अपने इमोशंस को भी एक्सप्रेस कर गए हैं, राइट। और दूसरा ये बात भी, महबूब जो है वो कितना बेमहर है, राइट, कि वो ना सिर्फ गालिब साहब की तरफ अफेक्शन दिखाता है, वो किसी की तरफ अफेक्शन नहीं दिखाता है। उस स्टेट को भी डिस्क्राइब कर गए हैं। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल शेयर। रश्क कहता है कि उसका गैर से इखलास है, अक्ल कहती है कि वो बेमहर किसका आशना। अच्छा, अगला शेर देखें, ये कॉम्प्लिकेटेड है कि ज़र्रा ज़र्रा सागरे में खानाए नैरंग है, ज़र्रा ज़र्रा सागरे में खानाए नैरंग है, गर्दिश मजनू बचश्म खाए लैला आशना। तो इसके अंदर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं। तो मैं खाना है, ज़र्रा ज़र्रा तो आपको पता है, ज़र्रा मीन्स ए सैंड पार्टिकल। तो ज़र्रा ज़र्रा मीन्स एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड और एवरी पार्टिकल इन दिस वर्ल्ड। Sagar is the wine glass. Maikhana is the tavern or wine house. Maikhana and Narang means ever changing, some sort of a magical tavern, right? तो इस दुनिया को उन्होंने मैखाना है नारंग बोला है यहाँ पे, लाइक ए मैजिकल टैवर्न दैट इज़ एवर चेंजिंग। तो इस केस के अंदर वो कहते हैं, पहली लाइन में वो ये कह रहे हैं कि इस दुनिया का ज़र्रा ज़र्रा जो है वो इस मैखाना नारंग में एक सागर है, राइट। इट्स एवरी, अगर आप इस दुनिया को देखें तो आई थिंक वो कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि एवरी पार्टिकल होल्ड्स द डिवाइन वाइन, या। और उसको इसलिए उन्होंने उसको जो है सागर कहा है।
और वो ज़र्रा ज़र्रा जो है वो सर्कुलेट हो रहा है इस दुनिया के अंदर। गॉड इज़, और खुदा जो है वो इस मैखाने को रन कर रहा है, राइट। और उसकी जो डिविनिटी है वो एक एक ज़र्रे के अंदर ऐसे पाई जाती है जैसे कि मैखाने के जाम के अंदर शराब पाई जाती है, राइट। तो इसके अंदर वो डिवाइन वाइन की बात कर रहे हैं, डिविनिटी की बात कर रहे हैं, और वो जो डिवाइन वाइन है वो खुदा के हुक्म पे इस दुनिया में सर्कुलेट हो रही है, ज़र्रा ज़र्रा उसको सर्कुलेट कर रहा है। और इस सिचुएशन को उन्होंने कंपेयर किससे किया है, दूसरी लाइन में गर्दिश मजनू। तो ये लैला मजनू का किस्सा तो आपने सुना होगा। मजनू साहब जो हैं वो लैला के प्यार में पागल हो गए थे, और फिर वो पागलों की तरह घूमते थे, कभी गलियों में घूमते थे, कभी सहरा में घूमते थे। उसको गर्दिश मजनू कहा गया है। और वो कहते हैं कि वो गर्दिश मजनू जो है वो क्या है, बाचश्मक हाय लैला आशना। वो किसकी फ्रेंड है या किसके ऊपर डिपेंडेंट है, किस बचश्मक हाय लैला, या तो लैला के आंखों के जो इशारे हैं, जो विंक्स हैं, जो जो ग्लैंसेस हैं, उसके ऊपर उसके इशारों के ऊपर जो है मजनू साहब जो है वो नाचते हैं, या उसके इशारों के ऊपर मजनू साहब जो है गर्दिश करते हैं, घूमते हैं पागलों की तरह से, या तो सिचुएशन उन्होंने लैला मजनू की भी डिस्क्राइब कर दी है, उन्होंने इस दुनिया को भी मैखाना कह दिया है। तो ओवरऑल इसके अंदर थीम ये है कि जस्ट लाइक हेवंस और गॉड runs the show of this world and circulate the divine wine in this world, लैला runs the show in मजनू's life, राइट। और लैला जैसे जैसे अपनी आंखों से इशारे करती जाती है, मजनू उन इशारों को देख के नाचता जाता है। ये आई थिंक इसका इसका मतलब है कि ज़र्रा ज़र्रा सागरे में खाना नैरंग है, गर्दिश मजनू बचश्मक खाए लैला आशना। अच्छा, अगला शेर देखें कि शौक है सामा तराज नाजिश अरबाब अज्ज, ज़र्रा सहरा दस्तगाह ओ कतरा दरिया आशना। तो शौक तो आपको पता ही है, पैशन और आर्डर। सामा तराज नाजिश अरबाब अज्ज का, अरबाब का मतलब होता है फ्रेंड्स और पोजेसर्स, अज्ज का मतलब होता है मॉडेस्टी, उसको कमज़ोरी भी कहा जा सकता है, राइट। तो अरबाब अज्ज मीन्स पीपल ऑफ मॉडेस्टी, लाइक जो बहुत बेबाक ना हो, राइट, थोड़े जो शर्मीले किस्म के लोग हों, या कमज़ोर भी कह सकते हैं, बट इस केस के अंदर शर्मीले किस्म के लोग जो कि बहुत बड़े बड़े क्लेम्स ना करें, राइट। तो सामा तराज नाजिश अरबाब अज्ज का मतलब है सम सॉर्ट ऑफ ए क्राफ्ट्समैन, जो कि ऐसी हु मेक्स द आर्टिकल्स फॉर पैम्परिंग द पीपल ऑफ मॉडेस्टी। इसके अंदर आप ये सोच के देखें कि जो उनको उनको हिम्मत देता है किसी चीज़ के लिए, जो उनको नाजिश करने की हिम्मत देता है। नाजिश कैन आल्सो बी लाइक ग्लोरी और प्राइड। जो उनको वो नाजिश अदा करता है, उसको किनको अदा करता है, जो अरबाब अज्ज हैं, जो राइट, द मॉडेस्ट पीपल, उसको यहाँ पे कहा गया है सामा तराज नाजिश अरबाब अज्ज। या इसको समझने के लिए दूसरी लाइन से शुरू करना पड़ेगा। तो दूसरी लाइन ये कहती है कि ज़र्रा सहरा दस्तगाह और कतरा दरिया आशना। या तो ज़र्रा तो पिछले शेर में हमने देखा इज़ लाइक ए सैंड पार्टिकल। तो वो कह ये रहे हैं कि द सैंड पार्टिकल इज़ क्लेमिंग टू पोजेस द होल पावर ऑफ द डेजर्ट। या और ये हमने दूसरे गज़लों में ये देखा है कि ये क्लेम किया गया है कि जो एक ज़र्रा है उसके अंदर पूरा सहरा कंटेन किया गया है, और जो एक कतरा है उसके अंदर पूरा समंदर समाया हुआ है। या वही बात जब कतरे को दरिया आशना बोलते हैं तो कहते हैं कतरा जो है वो दरिया से इंटीमेट है। या बॉटम लाइन ये वही मेटाफर है कि एक ज़र्रे के अंदर पूरा ज़र्रा जो है वो ये क्लेम कर रहा है कि पूरा जो सहरा है वो मेरे अंदर समाया हुआ है, और जो कतरा है वो ये क्लेम कर रहा है कि पूरा सागर जो है, दरिया जो है, वो मेरे अंदर समाया हुआ है। अब अरबाब अज्ज मॉडेस्ट लोगों की बात की गई है, तो कतरा जो है उसका एग्जिस्टेंस तो बहुत छोटा है, और ज़र्रे का एग्जिस्टेंस भी बहुत छोटा है। तो अब इनको हिम्मत जो है वो वो कहाँ से उसको ये हिम्मत आ रही है इतने बड़े बड़े क्लेम करने की, कि वो ज़र्रा कह रहा है कि मेरे अंदर सहरा समाया हुआ है, और कतरा कह रहा है मेरे अंदर सागर समाया हुआ है। तो उसका जवाब जो है वो ये इस तरह का जो प्रटेंशियस बिहेवियर है, वेयर डू दे गेट द कैपेबिलिटी और द गॉल टू मेक दिस काइंड ऑफ क्लेम्स, राइट। तो उसका आंसर जो है वो पहली लाइन में है। वो क्या है? वो है शौक।
शौक है सामा तराज नाजिश अरबाब अज्ज, या तो कहने का मतलब ये है दीज प्रटेंशंस ऑफ ग्लोरी आर डिराइव फ्रॉम देयर पैशन, राइट। ये शौक है जो इनको इतनी हिम्मत देता है कि वो इस तरह के बड़े बड़े क्लेम्स जो हैं कर सके, या सो passion is the reason, why these insignificant sand grains can become deserts or make the claim of containing the desert, and the drop of an ocean can become the sea or claim unity with sea. तो ये इसका मतलब है। आई थिंक क्या खूबसूरत शेर है कि शौक है सामा तराज नाज़िश अरबाब अज्ज, ज़र्रा सहरा दस्तगाह ओ कतरा दरिया आशना। अच्छा, अगला शेर देखें। ये बड़ा खूबसूरत शेर है कि वो कहते हैं कि मैं और एक आफत का टुकड़ा वो दिले वहशी की है, मैं और एक आफत का टुकड़ा वो दिले वहशी की है, आफियत का दुश्मन और आवारगी का आशना। या आफत मीन्स डिज़ास्टर, सम सॉर्ट ऑफ ट्रबल, कैलेमिटी। आफत का टुकड़ा उन्होंने अपने दिल को कहा है यहाँ पे। आफत टुकड़ा इज़ लाइक ए फ्रैगमेंट और आफत इज़ सम सॉर्ट ऑफ ए डिज़ास्टर ऑब्वियसली। तो कहते हैं कि ये मेरा दिल जो है ये आफत का टुकड़ा है। और दिले वहशी जो है, वहशी, दिले वहशी मीन्स लाइक ए सैवेज, मैड हार्ट। जो इस केस के अंदर उन्होंने अपने दिल को देखे दिले वहशी, वहशी भी कह दिया है और आफत का टुकड़ा भी कह दिया है, या। तो दूसरी लाइन में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए, आफियत का मतलब है वेल बीइंग और सिक्योरिटी, और आवारगी तो आपको पता ही है, लाइक द स्टेट ऑफ वॉन्डरिंग, वेग्रेंसी, या तो आवारा घूम रहे हैं आप। तो कहते हैं कि मैं और एक आफत का टुकड़ा वो दिले वहशी की है, मैं और एक आफत का टुकड़ा वो दिले वहशी की है, आफियत का दुश्मन और आवारगी का आशना, राइट। कि मैंने ये ऐसा दिल मेरे अंदर पैदा किया गया है, ये दिले वहशी, दिस मैड हार्ट, और ये आफत का टुकड़ा है। क्यों है? क्योंकि ये मेरी जो मेंटल शांति है, जो वेल बीइंग है, जो पीस है, उसका दुश्मन है और आवारगी का दोस्त है, राइट। ये मेरे को मजबूर करता है वहशियों की तरह आवारा घूमने पे, या आपने लैला मजनू का मेटाफर पिछले शेरों में देखा, तो वही बात ये यहाँ कह रहे हैं कि जो पागल आशिक होते हैं वो इश्क में पागल होकर दर बदर घूमते हैं, और उनको मजबूर करने वाला कौन है? ये आफत का टुकड़ा दिले वहशी। तो अपने दिल को उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि मेरा टेम्परामेंट, मेरा हार्ट ही ऐसा है कि जो मुझे चैन से कभी रहने नहीं देगा। ये उसका आफियत का दुश्मन है और आवारगी का आशना है। मैं और एक आफत का टुकड़ा वो दिले वहशी के है, आफियत का दुश्मन और आवारगी का आशना। अच्छा, तो ये अगला शेर देखें, कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो शिकवा संजय रश के हम दीगर न रहना चाहिए, शिकवा संजय रश के हम दीगर न रहना चाहिए, मेरा जानू मोनिस और आईना तेरा आशना। तो शिकवा संज, रश्क का मतलब होता है पीपल हु, संज मीन्स टू रिसाइट समथिंग, राइट। तो शिकवा इज लाइक ए कंप्लेंट, पीपल हु रिसाइट द कंप्लेंट्स ऑफ म्यूचुअल जेलसी, या। तो वो कहते हैं कि हमको ऐसा नहीं होना चाहिए, या लाइक हमको बेसिकली एक दूसरे की तरफ जेलस नहीं होना चाहिए। शिकवा संजय रश के हम दीगर न रहना चाहिए, मेरा जानू मोनिस और आईना तेरा आशना। जानू का मतलब है नीज़, या तो वो पिछले दूसरी गज़लों में भी वो जानू पे अपने नीज़ के ऊपर सर रख के बैठ के दुख की स्टेट में बैठे रहने का मेटाफर यूज़ कर चुके हैं, और महबूब जो है वो आईने में अपनी खूबसूरती निहारता रहता है। तो इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव ये है कि मोस्टली शेर व शायरी में जो आशिक है वही महबूब की तरफ जेलस होता है, क्योंकि महबूब जो है वो दूसरे लोगों की तरफ अटेंशन देता है और आशिक जो है तड़पता है जेलसी में। इस केस के अंदर दोनों एक दूसरे की तरफ जेलस है, या। और वो कहते हैं कि हमको ऐसा नहीं होना चाहिए। और जेलसी किस बात की है? कि जो आशिक है वो अपने गम में अपने घुटनों पे सर टेक के बैठा रहता है, तो बेसिकली वो उसके उसके जो घुटने हैं वो उसके कंपेनियन हैं, मोनेस का मतलब है कंपेनियन, और उनसे, क्योंकि वो उनके साथ बैठा रहता है, घुटनों के ऊपर सर टेक के बैठा रहता है, उनके घुटनों से जो है उनका जो महबूब है वो जेलस है। और जो गालिब साहब हैं, जो आशिक हैं, वो महबूब के आईने की तरफ जेलस है, क्योंकि महबूब जो है वो हमेशा अपनी तरफ अपने आप को आईने में निहारता रहता है। तो बॉटम लाइन इज़ कि जो
आशिक हैं उसको आईने की इंटीमेसी महबूब के साथ पसंद नहीं है, राइट। और जो महबूब है उसको जानू की इंटीमेसी जो है आशिक के साथ पसंद नहीं है। They each resent each other's absorption in an object of attention, even though it's not a human rival in this case. Like किसी आदमी किसी दूसरे रकीब की बात नहीं की गई, लेकिन उन दोनों को ये भी इतना भी मंजूर नहीं कि जिससे वो प्यार करते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हो जाए। शिकवा संजय रश के हम दीगर न रहना चाहिए, मेरा जानू मोनिस और आईना तेरा आशना। या आजा, और ये आखिरी शेर देखें कि कोहकन नकाश यक तिमसाल शीरी था असद, कोहकन नकाश यक तिमसाल शीरी था असद, संग से सर मार कर होवे न पैदा आशना। तो कोहकन जो है ये हमने फरहाद शीरी फरहाद की स्टोरी सुनी थी, उसके अंदर उस स्टोरी में जो हमने डिस्कस की थी दूसरी गज़लों में, उसके अंदर जो फरहाद है उसको कोहकन भी कहा जाता है। या बेसिकली कोहकन का लिटरल मीनिंग है पहाड़ खोदने वाला। तो ये स्टोरी आपको पता होगी कि वो पहाड़ खोद के शीरी के लिए एक दूध की नदी बहा रहा था, राइट। और फिर उसको बाद में बताया गया कि शीरी मर गई है, तो उसने जिस कुल्हाड़ी से वो खुदाई कर रहा था उसी कुल्हाड़ी पे अपना सर मार के वो मर गया। या अब कुछ स्टोरीज में कहा जाता है कि वो उसने कुल्हाड़ी पे अपना सर मार लिया, कुछ पे कहा जाता है, कुछ स्टोरीज में कहा जाता है, वर्जन्स में कहा जाता है कि उसने पत्थर अपने सर पे मार लिया या पत्थर के ऊपर अपना सर मार लिया। इसके अंदर पत्थर से सर फोड़ने की बात की जा रही है। तो नकाश यक तिमसाल शीरी का मतलब ये है, नकाश इज़ लाइक ए स्कल्प्टर, और यक तिमसाल शीरी का मतलब है ऑफ लाइक ए यूनिक इमेज ऑफ शीरी। या तो बेसिकली वो इसके अंदर एक नया इन्होंने मेटाफर जो है इस्तेमाल कर दिया। तिमसाल मीन्स ए पिक्चर और रिजेम्बलेंस। तो इफेक्टिवली ये कहना ही कोशिश ये कर रहे हैं कि जो कोहकन है वो शीरी का स्कल्प्टर वो नक्काश था। ही वॉज ए स्कल्प्टर हु वॉज मेकिंग ए स्कल्पचर ऑफ शीरी की मूर्ति बना रहा था वो। या तो ये नई स्टोरी इंट्रोड्यूस हो गई। मैंने तो अभी तक ये सुना था कि वो पहाड़ खोद के उसके लिए दूध की नदी बहाने वाला था, लेकिन अब इस केस के अंदर वो यू नो उसका या तो पिक्चर बना रहा है या स्कल्पचर बना रहा है। और दूसरी लाइन में वो कहते हैं संग से सर मार कर, तो उसने अपना संग जो है वो संग मीन्स रॉक, संग के ऊपर उसने अपना सर मार लिया है। तो संग से सर मार कर होवे ना पैदा आशना। तो ये स्टोन स्टैच्यू जो उसका बना रहा था वो, तो इसके अंदर आई थिंक कहने का मतलब ये है कि वो एक ये थोड़ा नेगेटिवली बोला गया फरहाद के बारे में या कोहकन के बारे में। तो इम्प्लीकेशन इसकी ये है कि वो एक परफेक्ट आशिक नहीं था। या वो एक पहाड़ खोदने वाला या मूर्ति बनाने वाला स्कल्प्टर था, लेकिन वो परफेक्ट आशिक नहीं था। अगर वो परफेक्ट आशिक होता, राइट, तो सेकंड लाइन जो है उसके अंदर एक रेटोरिकल स्टेटमेंट है कि संग से सर मार कर होवे ना पैदा आशना, राइट। उसके दो मतलब ये हैं। एक तो रेटोरिकल क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा कभी हो सकता है कि एक सच्चा आशिक जो है वो पत्थर से अपना सर फोड़ ले और उसका महबूब उसके सामने ना आए और उसका महबूब जो है उसको ना मिले, राइट, कि वो प्यार में सक्सेसफुल ना हो, वो इतना बड़ा स्टेप उठा दे अपने प्यार में कि अपने आप को मार ले और उसका महबूब राज़ी ना हो। क्या ऐसा कभी हो सकता है? और लेकिन ऐसा हुआ तो उसका रीज़न यही है कि वो परफेक्ट आशिक नहीं था। ये एक इसकी इम्प्लीकेशन है। दूसरी सेकंड लाइन की इम्प्लीकेशन ये भी हो सकती है, लाइक इट्स बेसिकली सेइंग दैट हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट ही डिड नॉट ऑब्टेन हिज बिलवड, राइट। And the only, like, he smashed his head open with a stone, like he went completely mad in love, but yet he still did not obtain his beloved. Why is that? Because he was not a perfect lover, he was just a sculptor, is one implication. दूसरी implication ये है कि अगर आपने अपने आप को मार लिया तो उससे आपको आपका प्यार नहीं मिलेगा, आपको ज़िंदा रह के स्ट्रगल करनी पड़ेगी। या तो
संग से सर मार कर होवे ना पैदा आशना, तो ये सिंपल एक स्टेटमेंट असर्शन भी हो सकती है कि अगर आप अपने आप को मार लेते हैं पत्थर के ऊपर अपना सर मार के, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको आपका महबूब मिल जाएगा। उसके लिए आपको ज़िंदा रहना पड़ेगा, जुल्म सितम इस दुनिया के प्यार के झेलने पड़ेंगे, तब शायद वो मिलेगा। या तो पहली लाइन इज़ जस्ट ए फैक्ट, राइट। उसको डिस्क्राइब किया गया है एज ए स्टोन मेसन, एज ए स्कल्प्टर। तो कोहकन नकाश यक तिमसाल शीरी था सद, संग से सर मार कर होवे ना पैदा आशना। कि अगर आपका इश्क जो है वो परफेक्ट नहीं है, अगर आप परफेक्ट आशिक नहीं हो, तो फिर आप अपने सर भी फोड़ते फिरें, आपको प्यार में सक्सेस जो है नहीं मिलेगा, जैसे कि कोहकन को नहीं मिला, इवन दो ही स्मैश्ड हिज हेड अगेंस्ट ए रॉक एंड डाइड। या और दूसरी इम्प्लीकेशन मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये भी हो सकती है कि संग से सर मार कर होवे ना पैदा आशना, कि अपने आप को सुसाइड कमिट करने से, अपना माथा फोड़ के मर जाने से प्यार नहीं मिलता, आपको इस लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये तो थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सेंस। थैंक यू।